हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स शोइंग वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। यानी हम वो मॉलिक्यूल्स देखेंगे जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम दिखाते हैं, या मैं बोलूँगा कि जो वाइब्रेशनली एक्टिव हैं, और सिलेक्शन रूल्स क्या है इसके लिए, ये पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट में बताऊँगा क्योंकि ये ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है। इसके बाद में जो टॉपिक्स आएंगे वो बहुत ही डिटेल में पढ़ने हैं, इसलिए मैं बिल्कुल साधारण लैंग्वेज में बोलूँगा। देखो होता क्या है, कौन सा मॉलिक्यूल एक्टिव होगा और कौन सा नहीं, ये याद रखना। जिस मॉलिक्यूल में चेंज इन डायपोल मोमेंट होगा, यानी मॉलिक्यूल जो एक्टिव रहते हैं ना, एक्टिव वही रहते हैं जहाँ पे चेंज इन डायपोल मोमेंट होता है, डायपोल मोमेंट। क्लियर। और इनएक्टिव कौन है, यानी कौन से मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम नहीं दिखाते, वो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम इनएक्टिव कहते हैं। इनएक्टिव वो रहेंगे जहाँ पे चेंज इन डायपोल मोमेंट नहीं होगा। क्लियर। यानी ज़रूरी नहीं है कि उनमें डायपोल मोमेंट हो, ज़रूरी यह है कि उनमें चेंज इन डायपोल मोमेंट होना चाहिए। मैं पहले आपको दिखाऊंगा इनएक्टिव कौन कौन सा होगा। देखो हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2, इसमें आप कुछ भी करो चेंज इन डायपोल मोमेंट नहीं होगा। Cl2 में चेंज इन डायपोल मोमेंट नहीं होगा, N2 में चेंज इन डायपोल मोमेंट नहीं होगा, O2 में चेंज इन डायपोल मोमेंट नहीं होगा। ना तो इनमें डायपोल मोमेंट है और ना ही इनमें डायपोल मोमेंट चेंज होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स में बताऊंगा, कह सकता हूं कि दीज आर इनएक्टिव। ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल्स, जैसे मैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लूंगा पहले, HCl, इसमें डायपोल है, डायपोल मोमेंट है इसमें ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव। ये तो होमोडायटोमिक है ना, इनमें एक जैसे एटम है। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जो एक ही जैसे एटम्स के बने रहते हैं वो इनएक्टिव रहते हैं, क्योंकि उनमें ना तो डायपोल मोमेंट होता है और ना ही डायपोल मोमेंट चेंज होता है। अब दूसरा मैंने ये कहा कि जो हेटेरोएटॉमिक रहते हैं, यानी दो एटम्स का ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दोनों डिफरेंट हो, जैसे HCl है, HBr है, ठीक है, राइट। ये इस तरह के मॉलिक्यूल्स, या HF है, या CO है, या NO है, दीज आर एक्टिव, क्योंकि इनमें डायपोल मोमेंट है। यानी इनमें डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं है, जबकि इनमें डायपोल मोमेंट बिल्कुल ही ज़ीरो है, राइट। अब मैं और एक टाइप का मॉलिक्यूल बताऊंगा आपको बताऊंगा मैं, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। अगर एज सच देखा जाए, इसका जो डायपोल मोमेंट है वो ज़ीरो है, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि इसमें दो डायपोल बनते हैं, यानी जो दो बॉन्ड मोमेंट्स जो रहते हैं कलेक्टिवली वो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, और इसका डायपोल मोमेंट हो जाता है ज़ीरो। ये कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूँ। लेकिन इसमें चेंज इन डायपोल मोमेंट होता है। चेंज इन डायपोल मोमेंट कैसे होता है, जब इसकी स्ट्रेचिंग, या मैं बताऊंगा वाइब्रेशन, इस तरह हो। देखो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड में एक बॉन्ड स्ट्रेच हो रहा है और दूसरा कंप्रेस हो रहा है, इस तरफ से कंप्रेस हो रहा है, तो डायपोल मोमेंट जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक करता है वो चार्ज पे डिपेंड, दूसरा करता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड। यानी चार्जेस के दरमियान, चार्जेस पे डिपेंड करता है, और डिस्टेंस। ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे भी डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव। लेकिन यहाँ का डायपोल मोमेंट ज़ीरो है। यहाँ का डायपोल मोमेंट मैं ज़ीरो नहीं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे ये डायपोल ऐसे, इसमें डिस्टेंस ज़्यादा हो रही है, बढ़ रही है, यानी ये डायपोल ज़्यादा है, जबकि ये वाला डायपोल यहाँ पे छोटा है, ये कम है। या अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आता होगा तो मैं ऐसे बनाऊंगा, एक डायपोल मैं ऐसे बनाऊंगा, दूसरा डायपोल मैं ऐसे बनाऊंगा। यहाँ पे स्ट्रेचिंग हो रही है, यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है दूसरी तरफ। इसको मैं बोलूँगा एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, यानी दोनों में स्ट्रेचिंग एक जैसी नहीं हो रही है। इससे क्या होता है, इससे यहाँ का डायपोल ज़्यादा हो जाता है, क्लियर, और यहाँ का बॉन्ड मोमेंट कम हो जाता है। तो मैं बताऊँगा, अगर आपसे पूछेगा कोई इसका डायपोल, नेट डायपोल मोमेंट क्या है, आप ऐसा दिखाएंगे, नेट डायपोल मोमेंट ये है, या मैं बताऊंगा इसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं है।
सिमेट्रिकल फॉर्म में इसका डायपोल मोमेंट 0 आता है, लेकिन एसिमेट्रिकल फॉर्म में इसका डायपोल मोमेंट चेंज होता है। तो डायपोल मोमेंट चेंज यानी म्यू चेंज हो रहा है, तो देयरफॉर इट इज एक्टिव। मैं कहूँगा कि एक्टिव यानी ये स्पेक्ट्रम दिखाएगा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम दिखाएगा। ठीक, अब ये डायपोल्स क्या करते हैं, डायपोल्स क्या करते हैं ये मैं बताऊंगा आपको। देखो डायपोल जो है ना, डायपोल सपोज ये डायपोल है ए प्लस बी, ए बी, ये है डेल्टा पॉजिटिव, ये है डेल्टा नेगेटिव। इनकी स्ट्रेचिंग की वजह से, इनकी वाइब्रेशन की वजह से ये डायपोल मोमेंट चेंज होते रहता है। क्लियर, इसको बोलते हैं चेंज इन डायपोल मोमेंट। देखो जब डायपोल होगा या डायपोल चेंज होगा तो इससे क्या होता है, डायपोल चेंज होने से यहाँ पे ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, यानी चेंज इन म्यू। ठीक है, चेंज इन डायपोल बोलूँगा या डायपोल मोमेंट बोलूँगा, causes oscillating इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ही इंटरेक्ट करता है विद इंफ्रारेड रेडिएशंस। अब इंफ्रारेड रेडिएशंस क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, EMR IR जो है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, यानी इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। तो IR का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है EF, ये इंटरेक्ट करता है ऑसिलेटिंग डायपोल का, जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, डायपोल की वजह से जो यहाँ पे ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इन दोनों का इंटरेक्शन होता तभी तो हमको स्पेक्ट्रम मिलता, वरना स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा। समझ में आया? और याद रखना, जब भी ये IR इस पे पड़ेंगे, सपोज IR किसी, मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, ये वाइब्रेट कर रहा, इसके ऊपर IR पड़ गई, IR पड़ने से इसकी जो वाइब्रेशन है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, यानी फास्ट हो जाएगा, यानी मैं बोलूँगा कि इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। ठीक, ये वाइब्रेशन अब फास्ट हो रही है और लेवल इनकी चेंज होगी, यानी पहले इतना वाइब्रेट कर रहा था, अभी इतना वाइब्रेट करेगा, यानी पहले इतना वाइब्रेट कर रहा था, अभी ये पढ़ने के बाद में ये वाइब्रेट ज़्यादा करेगा। समझ में आया ना? तो इसमें स्ट्रेचिंग होगी, इसमें बेंडिंग होगी, किसकी वजह से, ये जो मैंने इसके ऊपर IR डाल दिया, IR के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। क्लियर? पहले ये इस लेवल में था, इसको मैं बोलूँगा ग्राउंड स्टेट, अब ये चला गया एक्साइटेड स्टेट, यानी अब इसने वाइब्रेशनल लेवल चेंज की। लेकिन जो वाइब्रेशनल लेवल चेंज होती है, मैं बोलूँगा इसको डेल्टा V, चेंज इन वाइब्रेशनल लेवल, वो या तो एक स्टेप ऊपर या तो एक स्टेप नीचे जा सकता है, यानी A+1 या -1 हो सकता है। इसको बोलते हैं सिलेक्शन रूल। समझ में आया? यानी पहले अगर मॉलिक्यूल इस वाइब्रेशन लेवल पे था, 0 वाइब्रेशन लेवल, यहाँ से फर्स्ट वाइब्रेशन लेवल में जा सकता है, फर्स्ट से सेकंड में जा सकता है, यानी यहाँ से यहाँ जा सकता है, या यहाँ से वापस यहाँ आ सकता है, इस तरह से यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ नहीं जा सकता। जो ट्रांजिशंस है, जहाँ पे ये डेल्टा V यानी चेंज इन वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर 1 के बराबर होता है, यानी जहाँ पे सिर्फ एक स्टेप या आगे या पीछे जाता है, इनको बोलते हैं अलाउड ट्रांजिशंस। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं अलाउड। दीज आर कॉल्ड अलाउड ट्रांजिशंस। जबकि ये वाला जो ट्रांजिशन है, ये हो भी सकता है लेकिन इसकी इंटेंसिटी कम है, इसको बोलते हैं हम फॉरबिडन ट्रांजिशन। समझ में आया ना? यानी एक स्टेप ऊपर या एक स्टेप नीचे जा सकता है, लेकिन 2 स्टेप या 3 स्टेप ऊपर या 3 स्टेप नीचे मॉलिक्यूल नहीं जा सकता। क्लियर? तो ये याद रखना, इसको बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं सिलेक्शन रूल। तो सिलेक्शन रूल समझ में आया, और आपको ये भी समझ में आया कि मॉलिक्यूल किस तरह, कौन सा मॉलिक्यूल दिखा सकता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, और कब दिखाएगा और क्यों दिखाता है। ठीक है? क्लियर? तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अब वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस किस तरह होते हैं। ठीक है?